स्टूडेंट, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RG 24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास में लेसन नंबर 12 जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें, और इसमें पार्ट 3। तो आइए देखते हैं इसमें आगे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराण है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब सुने और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत भी पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, करीब वह 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, जिनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। किस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, संगीत, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आइए देखते हैं आगे आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे और नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दर्शाई गई है। आइए देखते हैं कहानी बंदर राजा की। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ कर ला सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। राजा रात में देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सी कहानी का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं आगे विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में संस्कृत भट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ताओं ने उन्होंने कई खोज की इनके बारे में और पता लगाइए। आइए देखते हैं आगे। अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब तक यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक और श्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना श्रुति संहिता में श्रुति से शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। आइए देखते हैं आगे अत्यंत्र। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगोर कर उसे फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर और तब तक सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1900 साल पहले बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की जाती थी, अध्याय 1 में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा।